नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ए के गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जान है तो जहान है। मित्रों, आज इस वीडियो में एक मैं बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जानलेवा समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये समस्या है बर्न की, जिसको जलना बोलते हैं। गर्मियों के मौसम में अखबारों में ये समाचार भरे पड़े हैं कि कितने गांव की मकानें जल की राख हो गईं। 30 से 40% लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इस समस्या के मूल कारणों में ये कोई दैविक आपदा नहीं है या कोई ये बर्न कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे अख्तियार में है। अगर हम थोड़े से जागरूक हो जाएं, हमारा जो इग्नोरेंस है बर्न के प्रति और जो बर्न के ख़िलाफ़ सेफ्टी मेजर सुरक्षा के उपाय हैं, उसकी जानकारी अगर हमें मिल जाए तो ये जो अकाल मृत्यु होते हैं बर्न के कारण, उसमें काफ़ी कुछ संख्या में कमी आ सकती है या उसको नियंत्रण में आदमी कर सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका में लगभग 45,000 लोग प्रति वर्ष बर्न के शिकार होते हैं, जो सारी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है, कम से कम संख्या में लोग। और हमारे देश में लगभग 33,000 लोग प्रतिदिन बर्न के शिकार हो जाते हैं। और हमारे यहाँ हमारे देश में लगभग 60 से 70 लाख लोग प्रतिवर्ष बर्न के शिकार होते हैं। ये आंकड़े बहुत भयानक हैं, बहुत चौंकाने वाले हैं। मगर अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, थोड़ी सी जानकारी लें, फर्स्ट एड की जानकारी मिल जाए तो बहुत कुछ ऐसी अकाल मृत्यु से, ऐसी समस्याओं से हम मुकाबला कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि बर्न की आकस्मिक घटना होने के बाद परिवार का कोई व्यक्ति या समाज का कोई व्यक्ति बर्न के शिकार हो जाते हैं, ख़ास तौर से बच्चे, बूढ़े और महिलाओं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। आज की चर्चा की शुरुआत मैं बर्न के बाद प्राथमिक उपचार से कर रहा हूँ। जहाँ पर उसके शरीर में आग लगी है, आग के पास से जितना जल्द उसको बाहर कीजिए। और अगर उसके कपड़े में आग लगे हों तो उस कपड़ों को निकाल फेंकिए। अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रही है तो कैंची या ब्लेड से कपड़ों को काट के हटा दीजिए। इस समय एक बात का ख्याल करना ज़रूरी है कि जो कपड़े उस व्यक्ति के शरीर से सट गए हों, उसको ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश ना करें। अगर आप उसको ज़बरदस्ती खींचेंगे तो डर है, चूँकि वो कपड़े उसके चमड़े से सटे हुए हैं, तो कहीं कपड़े के साथ साथ चमड़ा भी वापस ना आ जाए। और सहायता के लिए हल्ला करें, हेल्प हेल्प, हमारी मदद करो, आग लग गई है, ताकि आपके आसपास के लोग आपके पास आएँ, आपकी मदद करें। फ़ोन आपके पास है तो 101 नंबर पर इसको नोट कर लें। ये फायर की इमरजेंसी नंबर है। यहाँ से आपको फायर ब्रिगेड की सहायता शुरू हो जाएगी। कपड़े हटाते समय एक बात का और ख्याल रखें कि अगर पीड़ित के शरीर में अंगूठी हो, गले का हार हो या बेल्ट हो तो उसको हटा दें। पीड़ित अगर ने अपने जूते पहन रखे हैं या टाइट कपड़े हैं तो उन सबों को आपने हटा दिया। ये कपड़े हटाने के बाद आपका दूसरा दायित्व होता है कि पेशेंट को ठंडे पानी से नहला दें। अगर रनिंग वाटर हो तो बहुत अच्छी बात है। टैप के आगे रनिंग वाटर से उसके शरीर को धो दें। रगड़ना नहीं है, शरीर को रगड़ना नहीं है, सिर्फ पानी को पास होने दें। पानी डालते समय ख्याल रहे कि पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बर्फ़ का पानी नहीं हो, हल्का नॉर्मल टेम्परेचर उसके शरीर पर जाने दें। और अक्सर लोगों की आदतें होती हैं कि जो जगह जल गया वहाँ पर कुछ लगा दें, कोई तरह का ऑइंटमेंट या मलहम, वो आपको नहीं लगाना है। अगर स्किन को मॉइस्ट रखना है तो एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र कुछ लगा सकते हैं, या अगर नहीं है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको ठंडे पानी से धोने के बाद साफ़ कपड़े या साफ़ गौज, सूती कपड़े हों, उसके पेशेंट को ढक दें। और जब पेशेंट रेस्ट में है तो उसको इस
पोस्चर में डालें ताकि जो हिस्से उसके जल चुके हैं वो आसमान की ओर हो, जो हिस्से नहीं जले हैं वो ज़मीन की ओर हो। क्योंकि अगर आप जले हुए हिस्से को ज़मीन पर रखेंगे तो उसमें खरोंच या फ्रिक्शन होने का डर है, रगड़ लगने का भय रहेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि पानी से कितना देर तक धोना चाहिए, तो लगभग 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक, या जब तक पेशेंट को पेन से आराम नहीं हो। चूँकि मरीज़ तकलीफ़ में है, अगर ज़्यादा दर्द हो तो दर्द की कोई इंजेक्शन, पैरासीटामॉल या एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइक्लोफेनेक टाइप का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। टेटनस टॉक्साइड की भी एक इंजेक्शन लगाना ना भूलें। मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल में ट्रांसफ़र करें। वो इसलिए बाद देखा गया है कि कुछ लोगों में शॉक या इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। शॉक को शायद आपके लिए पहचानना बहुत मुश्किल होगा। शॉक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां पल्स की गति बहुत तेज़ है और बीपी फॉल कर रहा है, पेशाब बनना कम हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को काफ़ी इंट्रावेनस फ्लूइड की दरकार पड़ती है। कभी कभी 6 लीटर 8 लीटर भी रोज़ लगता है, जिसका आपके लिए अंदाज़ा कर पाना मुश्किल होगा। पेशेंट के इर्द गिर्द ज़्यादा लोग घेर के नहीं रखें, क्योंकि जो आप सांस छोड़ते हैं उससे इन्फेक्शन जाती है। आपके सांस से पेशेंट के जले हुए हिस्से में इन्फेक्शन या सेप्सिस होने का खतरा है। इसको हम लोग प्राथमिक उपचार की संज्ञा देते हैं। प्राथमिक उपचार करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अगर फफोले उसको अपना पड़ गए हैं तो कृपया फफोलों को ना फोड़ें। फफोले फोड़ने से इन्फेक्शन होने का खतरा है। अगर फफोले खुद ब खुद फूट जाए तो वहाँ पर कोई मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पेशेंट को जब ज़मीन पर या बिस्तर पर लेटा हुआ तो सर के नीचे तकिया ना दें, और मुंह से कुछ खाने पीने का सामान आपको नहीं देना है। उसका फैसला डॉक्टर को आप करने दीजिए कि वो ओरली देगा कि इंट्रावेनस फ्लूइड देगा। और मैंने शुरू में कहा कि जो कपड़े उसके बदन से सटे हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगा और हिदायत दूंगा कि उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। प्राथमिक उपचार के बाद ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग जानें कि ऐसे कौन से काम करें, ऐसे क्या करें कि इस तरह की घटनाएं हमारे परिवार, मेरे आसपास के साथ नहीं हो। बर्न की घटना जब भी होती है तो प्रायः देखा गया है कि उसमें हमारी कुछ न कुछ गलतियां होती ही हैं। अक्सर आग की घटनाएं या तो हमारे किचन से शुरू होती हैं या इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, और कभी कभी चलती हुई कार के अंदर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि थोड़े से हम लोग सावधान हो जाएं, थोड़ी सी जानकारी रखें, तो इस तरह की घटनाओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने घर से। पहला है अपना कदम। इसी द्वार का इंतज़ाम आपको पहले से करना पड़ेगा। ज़्यादातर होटलों में, अस्पतालों में तो इमरजेंसी द्वार आजकल के नए नियम के अनुसार बनना ज़रूरी हो गया है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, ज़्यादातर लोग जो घर बनाते हैं उसमें आने जाने का घर में एक ही रास्ता होता है। बहुत कम ऐसे घर हैं जो 2 या 3 रास्ते होते हैं। तो एक अलग से रास्ते के बारे में सोच के रखना पड़ेगा। उसमें बहुत आसान है, अगर आपका घर बन गया है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फायर लैडर, आग लगने पर घर से निकलने के लिए सीढ़ी एक बनती है, जो मेटल की सीढ़ी होती है, लोहे की सीढ़ी होती है, जो आप घर के बाहर उसके साथ आप लगा सकते हैं। और आप अपने आर्किटेक्ट से, अपने मिस्त्री से कहेंगे तो एक सीढ़ी का निर्माण कर देगा, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर सीढ़ी के रास्ते नहीं जाकर उस इमरजेंसी द्वार से घर के बाहर निकल के भागना बहुत ज़रूरी है। पहले अपनी जान की रक्षा कीजिए, उसके बाद अपनी संपत्ति की रक्षा कीजिएगा। और एक बार आप घर से बाहर निकल गए, फिर दोबारा जलते हुए घर के अंदर नहीं आना है। ये सोच के कि हमारा एक फलाना रिलेशन छूट गया, फलाना डॉक्यूमेंट छूट गया, ये सब के चक्कर में फिर दोबारा जलते हुए घर में घुसने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि दोबारा घुसने के बाद आप लौट के ना आ सकें। दूसरी चीज़ सेफ्टी मेजर में घर में लगानी है स्मोक अलार्म। ये बहुत कम दाम का
एक छोटी सी घड़ी है जो अपने छत के दीवारों में, कमरे में, हर फ्लोर में लगा सकते हैं। ये धुआं होने पर घंटी बजती है, इसमें आप हो जाएं सतर्क कि हमारे घर में कहीं आग लग गई है, ताकि घर से निकलने का, कंट्रोल करने का आपको काफ़ी मौका मिले। और एक चीज़ और है कि अग्निशामक यंत्र, छोटे से पोर्टेबल गैस आप सिलेंडर होता है आग को आप बुझाने के लिए, जिसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, वो रेडीमेड मिलता है 6 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर के पैक में। इसको समय पर इस्तेमाल करेंगे तो 1-2 मिनट के आग बुझ जाएगी। अगर आप अपने घरों में, सारांश में कहना चाहता हूँ कि स्मोक अलार्म, एक सीढ़ी और फायर एक्सटिंग्विशर कम से कम एक आप चौके में तो रहना बहुत ही आवश्यकता है। चौके के अलावे आप और भी कमरों में डालते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रायः देखा गया कि हमारे दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, अन्य कंट्री की बात करें, वहाँ पर गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, हर मकान में, हर इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक मकान में 4-5 जगह पर आग बुझाने के यंत्र लगे हैं। और वो लोगों ने काफ़ी उपाय किया है कि मकान के चारों तरफ से अच्छे रास्ते छोड़े गए हैं ताकि वक्त पड़ने पर फायर ब्रिगेड आसानी से पहुँचे। मगर हमारे यहाँ जो रास्ते की बनावट है या मकान की बनावट है, फायर ब्रिगेड का समय पर वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। ये सेफ्टी मेजर अगर पहले से लेते हैं तो आपकी जान माल की क्षति बहुत ही घट जाएगी। किचन में ज़्यादातर घरों में गैस से खाना बनता है। गैस सिलेंडर जहाँ आप रखते हैं अभी भी ज़मीन पर सुला के नहीं रखना चाहिए। सिलेंडर का लेवल डाउन होना चाहिए और स्टोव का लेवल उससे 1 फीट ऊपर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टोव आपका नीचे ज़मीन पर हो और सिलेंडर ऊंची जगह पर है, इसमें परेशानी हो सकती है। और उसका पूरी टेक्निक आना चाहिए कि उसको सिलेंडर को कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, रेगुलेटर कैसे करते हैं, ट्यूब को कैसे लगाते हैं, उसकी गंध क्या होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और टाइम टू टाइम उसको हमेशा चेक करना चाहिए। और उसको इस्तेमाल करने के पहले गैस कंपनियों की ये हिदायत है कि माचिस उसमें लगाने के पहले रेगुलेटर को, गैस सिलेंडर को खोलें और उसके बाद आप माचिस को ऑन करें, तब स्टोव को स्विच को ऑन करें। उल्टा ना करें कि स्टोव को पहले ऑन अगर कर देंगे तो गैस निकलने का खतरा रहता है। जहाँ खाना बनता है चौका में छोटे बच्चों को एंट्री नहीं करने दें। बच्चे आपके इख्तियार में नहीं है, जलती हुई दूध में, जलती हुई तेल में हाथ देंगे, ज़्यादा बर्तन को छू देंगे। और चौका में जब भी आप खाना बनाने के लिए एंटर करते हैं तो अपने ड्रेस पर ख़ास तौर से ख्याल करें। बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े जो ज़मीन पर लटक रहे हो, आपके दुपट्टे या आपकी साड़ी, लुंज पुंज कपड़े नहीं पहने। कपड़े थोड़े छोटे हों तो चलेगा। बाल भी आपके नहीं खुले हों, बालों को बांध लें या टोपी पहन लें। और आजकल की शहरों में परंपरा है, होटलों में परंपरा है किचन एप्रॉन पहनने के लिए। वह इस एप्रॉन को सामने से कपड़े के ऊपर से पहना जाता है ताकि तेल के छिटके भी पड़ें तो आपके अपने कपड़े नहीं खराब हो, और आग भी पकड़े तो उसको खोल के फेंकना बहुत आसान हो जाता है। तो किचन एप्रॉन ज़्यादा कीमती नहीं है, आप उसको बनवा भी सकते हैं और खाना बनाते समय उसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा तेल के चीज़, अच्छे कुक खाना बनाते समय हाथ में ग्लव्स भी पहन के करते हैं ताकि उनका हाथ नहीं जले। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। एग्जॉस्ट फैन का होना किचन में बहुत आवश्यक है ताकि जो गैस की हवा है या गर्म हवा है बाहर की ओर जाए। अगर आपके पास मॉड्यूलर अपना किचन है तो बहुत अच्छी बात है। गैस की पाइपलाइन को महीने में एक बार ज़रूर चेक कराएं कि लीक तो नहीं कर रहा है, आपका सिलेंडर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। हर के घर में आज के दौर में अपने बिजली का कनेक्शन है। शॉर्ट सर्किट की खतरे अक्सर होते हैं। उसका तार ठीक से लगा हुआ है, लूज तार तो नहीं है, नेकेड तार तो नहीं है, जॉइंट ठीक से लिकोप्लास्ट या टेप से अपना सटा हुआ है कि नहीं। अपने जो मिस्त्री, जो होशियार मिस्त्री है, जो आपका घर का काम करता है, उसे बार बार बिजली का चेकअप कराना चाहिए। और इस बात का ख्याल रखें कि जितना लोड आपके घर पर है उस लोड के अनुसार आपके घर में तार है कि नहीं।
कार में अक्सर देखा गया है कि लोग गर्मी के दिन में एसी ऑन करके चलते हैं और चारों ओर के शीशे टाइट करके अपना बंद करते हैं। ये खतरनाक स्थिति है। एसी जब भी ऑन करके आप सफ़र में जाएं, कम से कम एक विंडो का ग्लास आधा इंची डाउन करके रखें ताकि अंदर की हवा बाहर जा सके, बाहर से हवा आ सके। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा अगर ठंडा होगा कम तो रेगुलेटर को थोड़ा कम कर दे ज़्यादा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर अचानक कार के अंदर आग लग गई तो दम घुटने से कार के अंदर वालों को जान नहीं जाएगी, आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। नहीं तो अगर चारों टाइट रहेंगे और अचानक आग लग गई तो देखा गया कि प्राय कि जितने लोग कार में बैठे हुए थे, चारों पांचों आदमी की एस्फिक्सिया से दम घुटने से हो गई। मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जब भी भगवान की आप करते हैं पूजा, दीपक जलाएं ज़रूर, मगर अपनी पूजा समाप्त करने के बाद दीपक को अच्छी तरह से ऑफ करके, दीपक को अपने बुता करके, अगरबत्ती को बुता के वहाँ से जाए। कहीं ऐसा न पड़े कि आपकी ये श्रद्धा आपकी सुरक्षा पर भारी पड़े। ऐसी ज़्यादा समय तक दीपक जलने से भगवान खुश रहेंगे ऐसी बात नहीं है। वो एक रिस्पेक्ट का है प्रतीक। अपनी पूजा समाप्ति के बाद कृपया उस बत्ती को, दिए को बुता दें ताकि आपका घर, आपका मंदिर सुरक्षित रहे। राइटर की शेर से अपनी बात को समाप्त करूँगा। उनका नाम है कैफ भोपाली। उन्होंने कहा था, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। इसी कामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू।